हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप और आज हम डिस्कस करेंगे 17 तारीख का जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने एक्सप्लेन पेज पे पब्लिश करी है। एक तो जो हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का यूज़ है उसके बारे में इन्होंने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया है, और उसके अलावा एक जो दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है वो दिया है गोल्ड की प्राइस के बारे में कि वो उसमें इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, गोल्ड कैसे प्राइस राइज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है, और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन किया गया। आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन जो पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस का वो इस तरीके से अपना कंटेंट देते हैं सबको कि अगर कोई लेमैन भी है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसका बैकग्राउंड कभी रहा भी नहीं है या फिर बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानता है, बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है उसका, फिर भी वो चीज़ों को समझ पाए, ये उनका एक पर्पस होता है एक्सप्लेन पेज का, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और उसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंपल करके मैं जो हमारा हिंदी हार्टलैंड वाले लोग हैं जो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज पहला दिन है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ ही इस एक्सप्लेन पेज को एटलीस्ट इसके जो एडिटोरियल्स हैं उनको आपके सामने ला सकूँ। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और ज़रूरी मुझे रिव्यू देना, आप लोग सजेशंस देना, कुछ भी अगर कमी लग रही है, कुछ चेंजेस जो हम कर सकते हैं तो वो हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो हमारे पास दो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं तो उनमें दोनों को मैं अलग अलग पैटर्न से पढ़ाऊँगा। पहला वाला जो होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जो पॉइंट टू पॉइंट ना चल के पूरा एक क्रक्स ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता दूँ। और जो सेकंड वाला गोल्ड वाला आर्टिकल है उसके अंदर मैं आपको लाइन वाइज एक लाइन को पढ़ के उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके और फिर समझाऊँगा। तो आप मुझे सजेस्ट करना एट द एंड कि किस तरीके से चलाना है, क्या हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है या फिर क्रक्स ऑफ द स्टोरी आप सीधा सुन के आर्टिकल खुद पढ़ लेना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप आर्टिकल खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी जो, अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश इंप्रूव कभी भी बिना रीडिंग के हो नहीं सकती है। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। किसी भी लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज उठा लो आप, अगर उसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो आपको रीडिंग से ही आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। यहाँ पे बात की गई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में, क्योंकि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने अपने पुलिस पर्सनल्स को जो भी यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे हैं अफेक्टेड एरिया में उन लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेने के लिए उनको एडवाइस किया है। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो उनके हेल्थ वर्कर्स हैं और पुलिस पर्सनल्स हैं उनको ये चीज़ लेने के लिए कहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर दो स्लम्स हैं, धारावी और अ, धारावी एंड नाम मुझे याद नहीं, दो स्लम्स हैं, तो आप दो स्लम्स हैं वहाँ पे भी इस चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी गई है लोगों को और टेस्टिंग करी जा रही है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ एविडेंस है नहीं कि किस तरीके से क्या ये रिएक्ट करेगी, क्या होगा, हमको कुछ पता नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी हम कर रहे हैं, कैसे मॉनिटरिंग होगी, क्या आईसीएमआर का प्रोटोकॉल है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ओके। तो थर्सडे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लोगों को देना, और इसके अंडर 50,000 लोगों को जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो मेडिसिन है वो दी गई। 50,000 लोगों को। अर्लियर ये डिसाइड किया उन्होंने कि 1 लाख लोगों को ये दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक मीटिंग करी और 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। आप 1 लाख लोगों पे एक ऐसी जो मेडिसिन है जिसके बारे में आपको कुछ कॉन्क्रीट पता नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, तो वो आप 1 लाख लोगों को दे देंगे तो उसके बाद में उनकी लाइफ की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। कुछ भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी हमारे सामने रिजल्ट्स हो सकते हैं, हमको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो सीधा बड़े लेवल पे इसका एक्सपेरिमेंट करना आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इस नंबर को रिड्यूस कर दिया गया। उसके अलावा जो दूसरा हमारे पास में केस है वो राजस्थान का है, जहाँ पे पुलिस जो हॉटस्पॉट्स में अपनी ड्यूटी दे रही है उनको देने के लिए राजस्थान जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक एडवाइजरी जारी करी है। तो जानते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है क्या। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बेसिकली एक ओरल प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग है जो आप इंजेक्ट नहीं करते हो इंजेक्शन की तरह, गोली की तरह लोगे आप मुंह से, और मुंह के थ्रू लोगे। 1940s में इसका इवोल्यूशन हुआ था मेन, और एंटी मलेरियल ड्रग है। उसके अलावा और भी इसके जो थोड़े बहुत यूज़ है आर्थराइटिस में और ल्यूपस वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्लोरोक्वीन, एक्चुअली जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है वो क्लोरोक्वीन का डेरिवेटिव है। क्लोरोक्वीन है
उसका जो ये थोड़ा सा माइल्ड पार्ट है यूँ कहें, या फिर ये डाइल्यूटेड पार्ट है, क्योंकि क्लोरोक्वीन के जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हम यूज़ में लाते हैं, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इसीलिए यूज़ में ली जाती है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ होने वाला ड्रग है, तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ भी की जाती है, और हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी हैं उसके बारे में, काफ़ी स्टडीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी है। अब आगे देखते हैं कि इंडिया में एक एक चीज़ आप सोच के देखना कि इंडिया के अंदर हमको ये ड्रग बहुत बड़े नंबर पे क्यों मिल पा रही है। क्योंकि इंडिया में आज भी मलेरिया एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मलेरिया आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मलेरिया इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो लोग एरेडिकेट कर चुके हैं मलेरिया को, इसलिए वहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का यूज़ बंद हो चुका है। तो आपको ये बात भी एक थोड़ी सी समझने वाली होती है। अब यहाँ पे एक सॉलिडेरिटी टीम बनाई है। सॉलिडेरिटी ट्रायल्स हैं जो WHO कंडक्ट करवा रहा है, उसके अंदर वेरियस कंट्रीज से लोग, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और उसके बाद में वो टेस्टिंग और जर्नल्स पढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस कोविड-19 से कोप अप करें, कि कुछ ड्रग या फिर कुछ ऐसी दवाई प्रिपेयर की जा सके जिससे हम, क्या है उसका बिहेवियर है, अभी तो हम उसको भी प्रॉपरली समझ नहीं पाए। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि आपको पता होगा ACH20 करके हमारी बॉडी के ऊपर एक सेल होता है जिसके साथ में ये अटैच हो जाता है कोरोना वायरस, और उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके ये अपने आप को रेप्लिकेट करना चालू करता है, अपने आप को कॉपी करेगा। तो उसके लिए इसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, और प्रोटीन से अगर हम इसका कॉपी करने का प्रोसेस है, या तो हम उसका एंट्रेंस रोक दें, एंट्रेंस नहीं रोक सकते तो हम उसके बाद में अंदर आने के बाद में उसका जो कॉपी करने का प्रोसेस है उसको रोक सकते हैं। तो वो सारा है, उसके बाद में कहाँ पे हम और कहाँ पे उसके बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। तो अभी जो मेन एच ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है HCQ, इसका जो मेन रोल है वो वहाँ पे उसका जो रेप्लिकेशन है उसको रोकने के अंदर आ रहा है। ये चीज़ हमने थोड़ी ऑब्जर्व करी है, और अभी तक हमारे सामने इतनी सी चीज़ समझ में आई है कि हम उसका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको स्लो करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी हमको, जो मिलेगी। उसके बाद में अब कैसे मिलेगी ये थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट समझ रहे हैं आप, अगर सेल है, गोला है, तो उसके अंदर में जो एसिडिटी होती है उसके लेवल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कम कर देता है, और जैसे वो एसिडिटी लेवल कम हो जाएगा तो उसका जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो भी थोड़ा धीमे हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिकेसी के बारे में बात की गई है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की है। तो एफिकेसी क्या होता है कि जब किसी चीज़ को आप लैब में टेस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि वो कितना, अब उसका जो बेनिफिट है या फिर कितना लॉस है आपको पता ही नहीं है कुछ, सिर्फ वो लैब टेस्टिंग चल रही है, तो आप उस चीज़ को एफिकेसी बोलोगे। और एफिकेसी और इफेक्टिवनेस दूसरा शब्द है। जो इफेक्टिवनेस आप तब बोलोगे जब वो बाहर में यूज़ हो रही है, आप लैब टेस्टिंग पहले से कर चुके हैं, आपको पता है लैब वाले टेस्ट के रिजल्ट्स, और आप बाहर चेक कर रहे हो, तो वो इफेक्टिवनेस होगा। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे जो एक सार्स 2005 के टाइम में जो एक आउटब्रेक हुआ था, वो भी सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, जिसमें यही ऐसी सांस लेने में तकलीफ थी, इसी टाइप की प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके उस टाइम पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उतनी ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल या इफेक्टिव थी नहीं। तो उसके बाद में इस चीज़ के बारे में अभी टेस्टिंग करके ही हम इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रीवियसली भी हम देख चुके हैं कि उतना इफेक्टिवनेस उसमें दिखाया नहीं था। अब जो हमारा नेशनल प्रोटोकॉल है वो क्या बोलता है, तो नेशनल प्रोटोकॉल देने वाली जो हमारी एजेंसी वो रहेगी ICMR रहेगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। ICMR है, उसने अभी तक कुछ भी कंक्लूडेड ऐसा बोला नहीं है कि आप सब लोग यूज़ करें, लेकिन उसने कुछ जो स्पेशल केसेस है उसके अंदर रिकमेंडेशन दी है कि आप यहाँ पे यूज़ करें, और स्पेसिफिक केसेस में ही बोला है, ऐसा नहीं जनरलाइज करके कि हर पेशेंट जो इन्फेक्ट हो चुका है या फिर सस्पेक्टेड है उसको आप ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दें, तो ऐसा ICMR ने बिल्कुल नहीं कहा है। ICMR ने यही बोला है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सस्पेक्टेड हैं या फिर कंफर्म्ड है, उन स्पेसिफिक केसेस में उनको दी जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि असिम्टोमेटिक केसेस भी हमारे सामने होते हैं हेल्थ वर्कर्स के, वो पूरे दिन हॉस्पिटल में रहेंगे इन्फेक्टेड लोगों के बीच में, तो काफ़ी चांसेस है कि वो इन्फेक्ट हो जाए, और उसके बाद में जब वो अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं तो उनको भी इन्फेक्ट कर दें, और उनकी जो लोकेलिटी है उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलने के हमेशा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए जो स्टाफ वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ही अभी रिकमेंड किया है ICMR ने, और उन्हीं को ज़्यादा जो HCQ का यूज़ करने के लिए रिकमेंड कर रहा है वो। अब आगे आते हैं, तो आगे आके हमको ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र और जो राजस्थान का डिसीज़न है वो इंडिपेंडेंट डिसीज़न है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिया है, किसी ICMR की रिकमेंडेशन पे ये डिसीज़न नहीं लिया है। तो राजस्थान का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने अपना जो एक एडवाइजरी इशू किया, और जो भी हॉटस्पॉट जो राजस्थान में
जयपुर में हॉटस्पॉट है रामगंज में, भीलवाड़ा में था, भीलवाड़ा में काफ़ी कंट्रोल हो गया है। तो अभी जो मेन हमारा जो राजस्थान का जो हॉटस्पॉट है वो रामगंज एरिया है जयपुर का। और वहाँ के जो पुलिस पर्सनल्स जो वहाँ पे जिनका डिप्लॉयमेंट हो रखा है, उनको ये चीज़ रिकमेंड करी है HCQ, उनको वहाँ लेने के लिए उनको रिकमेंडेशन मिली है। उसके बाद में आते हैं कि महाराष्ट्र ने क्या डिसाइड किया। महाराष्ट्र ने एक्चुअली में पहले 13 तारीख को एक मीटिंग की, जिसके अंदर कि आई एम्स के डॉक्टर थे, नीति आयोग के एक्सपर्ट थे, ऑफिशियल्स थे महाराष्ट्र के, और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी 13 तारीख को, इसके बारे में डिस्कशन किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम दो ग्रुप में दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में देंगे HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और दो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन में देंगे, उसके बाद में हम रिजल्ट्स को मॉनिटर करेंगे। और जो मैं आपको दो स्लम्स बता रहा था, धारावी और दूसरा है वोरली, वोरली कोलीवाड़ा, ठीक है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिकली वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लाख लोगों पे टेस्ट करने की सोच रहे थे ये लोग, लेकिन उसके बाद में इस नंबर को रिड्यूस करके इन्होंने 50,000 कर लिया। और जो दो कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं वो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक HCQ को हम विटामिन C के साथ देने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, विटामिन C की टैबलेट्स के साथ में HCQ को देंगे, और दूसरा ग्रुप जो होगा उसको जिंक टैबलेट के साथ में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को देंगे। तो आपको दो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ लेना है, और इनकी मॉनिटरिंग होने वाली है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके ऊपर फिर से आर्टिकल आए अगर कुछ इन दोनों में से कोई सा भी इफेक्टिव निकलता है। तो पहला है हाइड्रोक्सी HCQ प्लस विटामिन C, एंड सेकेंड वन इज़ HCQ प्लस जिंक टैबलेट। ओके, तो उसके बाद में आगे आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एडवाइजरी दी है कि कौन किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी है। एक NGO है, एक इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने बोला है कि इस लेवल पे हम जो ड्रग का यूज़ कर रहे हैं HCQ का, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कुछ एडवाइजरी नहीं है, और अलग अलग लोगों पे इसका अलग अलग इफेक्ट होगा। क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के लिए, स्पेशली यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स के लिए आपको अलग से गाइडलाइन इशू करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट पेशेंट के साथ में कुछ इसी इसी आर्टिकल के अंदर भी आगे हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए वहाँ पे भी स्पेशल जो पिटिशन लगा के उसके अंदर भी वहाँ पे मेंशन किया गया, तो आपको वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन किस किस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये ड्रग्स किस किस को नहीं दी जाएगी, वो है एक तो जो 15 साल से कम उम्र वाले छोटे बच्चे हैं, 15 साल से बिलो एज ऑफ 15 है, उनको नहीं दी जाएगी। हार्ट पेशेंट्स हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं दी जाएगी। उसके अलावा जो 55 से ज़्यादा साल वाले, जो हम कह सकते हैं कि थोड़ी जो ओल्ड एज पर्सन है, उनको दी जाएगी, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा क्लोजली मॉनिटरिंग करी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अब ये पिछले सप्ताह से मुंबई की पुलिस पर्सनल्स को देना चालू कर दी है, और उनको जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही है उसके साथ में उन्होंने विटामिन C का टैबलेट दिया जा रहा है। और मेडिकल एडवाइस के बिना ये किसी को नहीं दी जा रही है, सबको मेडिकल एडवाइस और उनसे पहले कंसल्ट करके ही दी जा रही है आपको, कि आपको ये दवाई लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लेने के लिए बोल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जस्टिफिकेशन क्या है इस सब के पीछे, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि राजस्थान का केस बिल्कुल अलग है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इतने बड़े लेवल पे दिए जाना है तो ये काफ़ी शॉकिंग है, हो सकता है बैकफायर कर जाए, लेकिन आपको यही आपके सामने ऑप्शन बचेगा तो आपको यही करना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वहाँ का 26,453 26,453 पर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 26,453 लोग रह रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको वहाँ पे स्लम्स मिलेंगे, छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ियाँ मिलेगी, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और मुंबई के अंदर तो ऑफिशियल्स का कहना है कि 10 बाय 10 का एक स्लम होगा, उसके अंदर 5 से 8 लोग रहेंगे। तो अगर 10 बाय 10 का आप अगर एक रूम इमेजिन करेंगे, उसके अंदर 5 से 8 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स तो लिए ही नहीं जा सकते हैं। आप मान के चलिए कि वहाँ पे लोग पूरे दिन काम करते हैं और शाम को जब सोने की बारी आती है तो वो वहाँ पे सिर्फ सोने भर की जगह पा पाते हैं 10 बाय 10 के रूम में। आप इतनी सी जगह मिलेगी आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो धारावी तो एशिया का सबसे बड़ा बड़ा स्लम है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को बोलना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को एक्सपेक्ट करना कुछ लॉजिकल बात नहीं होगी, ठीक है।
तो और उसके बाद में एक हमारे सामने बहुत बड़ा रिस्क ये है कि अगर वहाँ पे हमको इन्फेक्शन देखने को मिल गया, 50 से ज़्यादा केसेस धारावी के अंदर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो वहाँ पे एक पूल जो है इन्फेक्शन का वो हमको मिल सकता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग एक तो कम हो रही है, उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हो नहीं पाएगी, और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स है कि वहाँ पे आप किस तरीके से इतने कंजेस्टेड एरिया में लोगों को क्वारंटीन करोगे, क्वारंटीन करने के बाद में कितनी टेस्टिंग कर पाओगे आप जब पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वहाँ पे ये कोशिश की गई कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को देके इस चीज़ को रोकें और जो स्प्रेड है कोविड-19 का उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके बाद में हम आते हैं कंसर्न क्या क्या हमारे सामने। तो कंसर्न ये है कि एक तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट को थोड़ा सा हमको इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल या तो ये है कि आप जी सकते हो और काफ़ी क्वाइट चांसेस कि आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपका एरिया, आपके लोकल्स, आपकी फैमिली, वो सभी लोग जा सकते हैं। तो इसके लिए कंसर्न्स भी है ही हैं, लेकिन कौन सी रिपोर्ट्स हैं हमारे सामने वो थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में जो एक एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि जो इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्लोरोक्वीन के साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही हैं, उसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साइड इफ़ेक्ट्स उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कार्डिक टॉक्सिसिटी जिनको होती है, जैसे जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको जो कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है गट्स अचानक से, और उसके बाद में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे कंसर्न है, और जो पिटिशन भी फाइल की गई है वो इसी बेसिस पे की गई है। उसके अलावा हमारे पास एक रिपोर्ट है जो फ्रांस की है। फ्रांस में 43 पेशेंट्स का एक डेटा रिलीज़ किया गया है। उसके अंदर जो हार्ट इंसिडेंट्स है उसको जो ये HCQ है उससे लिंक करके इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पे हम जो दवाई दे रहे हैं वो बहुत एक क्लोज सुपरविज़न के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमको ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उनकी हार्ट बीट के अंदर। तो ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा रिस्की हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, उनको इससे बाहर रखा गया, इस एक्सपेरिमेंट से कह सकते हैं। उसके अलावा एक सॉरी उसके अलावा एक और मायो क्लिनिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक वार्निंग इशू करी है। उन्होंने अर्जेंट गाइडलाइंस रिलीज़ करी है, और उन लोगों के लिए करी है जो कार्डिक पेशेंट्स, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक डेथ रिपोर्ट की है कार्डिक पेशेंट की। तो ये चीज़ भी हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्वाइट चांसेस कि ये चीज़ बैकफायर कर जाए, लेकिन अभी और कुछ हमारे सामने रास्ता है नहीं, और जो स्प्रेड है वो बहुत बहुत ज़्यादा है कोविड-19 का। पिछले 12 दिनों में 10 लाख से केसेस बढ़ के 20 लाख हो चुके हैं, डबल। 4 महीने में आपके केसेस लगे थे 10 लाख पहुँचने में 4 महीने लगे थे एटलीस्ट, जहाँ तक हम चाइना की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग चलें। अगर पहला केस नवंबर का भी मान के चलते हैं तो 4 महीने लगे थे 10 लाख पहुँचने में, लेकिन अगले 10 लाख में सिर्फ 12 दिन लगे। तो अगर ये स्पीड है, ये स्प्रेड है, तो फिर आपको ऐसे मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा एक हमारे पास में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक डेटा है, वहाँ पे 84 पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने जो स्टडी करी थी और मॉनिटरिंग करी थी, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो 30% पेशेंट है उनके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा जो हार्ट रेट है वो बढ़ गई थी, और जो 11 हैं उनके अंदर तो वो हाई रिस्क में चले गए थे, उसको एरिथीमिया बोलते हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होगी कि हर किसी को हम दे देंगे तो रिस्क के चांसेस कितने हैं, उसकी एफिकेसी यही है, इसी चीज़ को एफिकेसी बोलते हैं, कि आपके पास एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आने लगेगी कि एग्जैक्टली कर क्या रही है ये मेडिसिन आपके साथ में, कितना कर पा रही है पॉजिटिव, कितना नेगेटिव कर पा रही है। तो ये हमारा सारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के ऊपर आज का एक्सप्लेन पेज के ऊपर इनका जो आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का वो था। दूसरा आर्टिकल हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, आप अगर मनी मार्केट में, शेयर मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो दूसरा आर्टिकल है, वो बोल रहे हैं ये बाय गोल्ड प्राइसेस हैव बीन राइजिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग आउटब्रेक, व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा एनालिसिस करके बताया है कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो क्यों एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर, जो भी एक पेंडेमिक हो या फिर कभी भी हो सकता है कि एक ब्लैक स्टॉक मार्केट का गिरना हो, क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो,
तो वहाँ पे अचानक से गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ जाते हैं, और ये सारा चीज़ उन्होंने डिस्कस करके बताया है। तो गोल्ड के प्राइसेस गिर क्यों जाता है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब भी एक आपको सिंपल सा रिलेशन है, ये आपको याद रखना है हमेशा। अगर मार्केट स्टेबल है, लोगों को पता है कि मार्केट में कोई कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो वो मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे, शेयर बाज़ार के अंदर पैसा लगाएंगे, इक्विटी के अंदर पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जो रिटर्न है वो ज़्यादा आ सकता है। लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, जैसे अभी है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही है नहीं हो रही है, बिजनेस पूरे पूरे बंद हो गए हैं, और जो इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का हमारा जो चेन था वो पूरा का पूरा अचानक से बकल डाउन हो गया, मतलब टूट गया है एक तरीके से। तो इस बीच में हम ये एक्सपेक्ट करें कि शेयर मार्केट या फिर हमको बिजनेस अच्छा रिटर्न देगा, तो ये तो होने से रहा। तो ऐसे टाइम पे जो लोग हैं अपना पैसा निकाल के यहाँ से, जो सेफ़ हेवन होता है, सेफ़ हेवन कहूँ तो गोल्ड है, जो गोल्ड, उसकी तरफ ले जाना चालू करते हैं। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आपको पता है कि इसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा गिरने और बढ़ने वाला नहीं है अचानक से, एटलीस्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने गिरने वाला नहीं। तो ये चीज़ सोच के लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं और अचानक से प्राइस राइज होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि रिसेंटली इंडिया में भी जो 32,000 था प्राइस गोल्ड का, वो बढ़ के 46,800 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक 45% का इंक्रीज़ है। तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है 45%, आप इस चीज़ को समझेंगे। और ये शुरू हुआ था लगभग सितंबर अक्टूबर के पास में, सितंबर अक्टूबर 2019 के पास में प्राइस बढ़ना शुरू हुआ था गोल्ड का। और क्योंकि आप देखेंगे तो उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी कई सारी पॉलिसीज़ थी ऐसी जो ट्रेड वॉर को इनिशिएट कर रही है, ग्लोबल वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी ला रही है। तो इस वजह से वहाँ लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के और गोल्ड की तरफ ले जाना चालू करते हैं। इसी वजह से अब हमारा रुपी भी फॉल करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो हमारा गोल्ड है, वो हम विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से हम लोग खरीदते हैं। हमारे पास माइंस वगैरह है नहीं इतनी ज़्यादा कि हमारी माइंस एक्सप्लोर करें हम और वहाँ से गोल्ड निकालें। तो पहले अगर जो हम सोना खरीदने के लिए 70 रुपये दे रहे थे, तो बाद में हम आज 76-77 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी प्राइस फॉल करेगी। और यही यही रीज़न है कि हमारा जो कल जो रुपी गिर के है वो ऑलमोस्ट 77 तक आ गया था, 76.86 तक आ गया था, और उसके बाद में थोड़ा सा वो लिफ्ट हुआ और 76.44 पे जाके क्लोज हुआ। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 80 को भी क्रॉस कर जाए। तो इसमें कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं होगा, ये आपको पहले से माइंडसेट बना के चलना है। यहाँ से अब हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे, आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पिछले वाले से और कंपेयर करके आप मुझे बताना कि आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा, किस तरीके से ज़्यादा समझ में आने के चांसेस है। ओके, वाई आर गोल्ड प्राइजेस राइजिंग, क्यों राइज कर रहे हैं ये बता रहे हैं लोग। इन द लास्ट ईयर intermittent reports based on economic indicators have suggested that US economy could enter into recession। अब ये इंटरमिटेंट रिपोर्ट्स क्या होती है? इंटरमिटेंट रिपोर्ट्स यानी जो रिपोर्ट्स थोड़ा कंटिन्यूअल प्रोसेस में आती है, यानी अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद में एक अगले क्वार्टर में आएगी, फिर एक अगले क्वार्टर में आएगी, या फिर 6 महीने में आ रही है या 6 महीने में आ रही है। ऐसा नहीं है कि हर दिन आ रही है, समझ रहे हैं? तो ऐसी रिपोर्टिंग जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में हो रही है, तो उसको हम इंटरमिटेंट रिपोर्ट्स बोलते हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये जो यूएस की इकोनॉमी है वो रिसेशन फेस करेगी, और इसी डर की वजह से, जो ये डर की वजह से यहाँ पे अचानक से गोल्ड की तरफ लोगों का भागना स्टॉक मार्केट से निकल के उधर चालू हो गया। तो आगे ये क्या बोल रहा है कि दिस एप्रीहेंशन showed द सीड ऑफ गोल्ड रैली एंड COVID-19 impact added momentum as a major global recession now looks certain। तो यही डर था जिसने बीज बो दिया, जिसके तहत लोग गोल्ड के पीछे भागना चालू कर दिए। गोल्ड रैली शुरू हो गई जहाँ पे सब लोग गोल्ड को खरीदना चाह रहे थे। उसके बाद में अचानक से आउटब्रेक हो जाता है COVID-19 का, और ये उस चीज़ को मोमेंटम दे देता है। और अब तो ये चीज़ श्योर है कि ग्लोबल रिसेशन आएगा, ये चीज़ कंफर्म है, आप अब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या बोल रहा है ये कि द नियरली 40% क्रैश इन बेंचमार्क इक्विटी इंडाइसेस लेड टू यूएस फेडरल फेड अनाउंसिंग record amount of liquidity injection and bond buying program for more than 3 trillion। अब यहाँ पे आपको इक्विटी इंडाइसेस थोड़ा समझ लेना कि इक्विटी इंडाइसेस क्या होते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर हमेशा दो टाइप के शेयर होंगे, एक होंगे इक्विटी शेयर, दूसरे होंगे प्रेफरेंस शेयर।
जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट होते हैं। आपको इतना सा बेसिक डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो जो इक्विटी इंडाइसेस थे, जो ऐसे इंडाइसेस हैं जो इक्विटी को बताते हैं कि भैया इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसा चल रहा है मार्केट, वो जो इंडाइसेस हैं वो 40% गिर गए। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं, तो ये इंडाइसेस हैं। अलग अलग कंपनीज का शेयर प्राइस अलग होगा, लेकिन कंबाइन जो इन पूरे मार्केट को बताता है वो सेंसेक्स और निफ्टी एक कंबाइन तरीके से बताता है। तो उससे आपको मार्केट की बाहर से देख के हालत पता चलती है। आपको अंदर से एक एक कंपनी का हालत देखना है तो आपको उसको चूज़ करना पड़ेगा, उसको अलग से चेक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए जो यूएस फेडरल है उसने क्या किया, लिक्विडिटी इंजेक्शन किया। लिक्विडिटी इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, लिक्विडिटी इंजेक्शन के अंदर आप पैसा फ्लो करवाते हैं। पैसा आप मार्केट के अंदर फ्लो करवाएंगे, जो बॉन्ड्स वगैरह खरीद के हैं, तो बॉन्ड्स आप परचेज़ करेंगे मार्केट से, पैसा फ्लो करेगा उधर और वहाँ फिर लोग कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर। तो इसको लिक्विडिटी इंजेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहा है यूएस फेडरल, वो कर रहा है 3 ट्रिलियन का। उसके बाद में हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इंडिया के अंदर, वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो आरबीआई ने सबसे पहले तो किया है पॉलिसी रेट कट। 75% बेसिस पॉइंट का पॉलिसी रेट कट किया। 75% का मतलब आप समझिए कि अगर पहले 5% था तो अब 4.25% की रेट पे आरबीआई पैसा उधार देगा। समझ रहे हैं, पहले 5% था तो अब 4.25 की रेट पे लोगों को पैसा उधार, और लोगों को नहीं सॉरी, बैंक को पैसा उधार देगा, गवर्नमेंट को पैसा उधार देगा। तो ये आपको एक 75 बेसिस पॉइंट में आपको समझ लेना है। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। ओके, तो यहाँ पे आरबीआई भी लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा 3.74 लाख करोड़ की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। उसके बाद में आगे बोल रहा है ये कि एनी एक्सपेंशन इन द पेपर करेंसी टेंड टू पुश अप गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग खरीदेंगे कुछ ना कुछ। तो अब कुछ ना कुछ क्या खरीदेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसा माहौल है जहाँ पे कुछ और आपके पास खरीदने के लिए नहीं है, आप किसी और चीज़ की तरफ भागेंगे नहीं, शेयर मार्केट की तरफ भागेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है आप गोल्ड ही खरीदेंगे। तो अब अगर गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा ही। तो ये भी एक रीज़न है गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने का, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर गोल्ड बाइंग, सेंट्रल बैंक्स ऑफ चाइना एंड रशिया हैव ओवर द लास्ट 2 years सपोर्टेड हायर गोल्ड प्राइसेस। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं रशिया और चाइना के, वो बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं और इन्होंने कोशिश की है कि गोल्ड का प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रहे। और ये ऐसी कोशिश कैसे करते हैं, जब चीज़ों को बेच अपना गोल्ड ले लेंगे और इकट्ठा करते जाएंगे, तो इस तरीके से उनका अगर डिमांड रहेगी गोल्ड की तो उसका प्राइस हमेशा हाई रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो अचानक से बढ़े 20% तक मार्च के अंदर। और गोल्ड था, जो गोल्ड ने एक स्लंप देखा अचानक से कि थोड़ी सी गिरावट आई हमको देखने को मिली गोल्ड के अंदर। और ये गिरावट थी $1700 आउंस जो थी, उससे गिर के हो गया $1450 पर आउंस मार्च 2020 को, मार्च 9 के कंपेयर में। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमको अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पैटर्न के पीछे भी एक लॉजिक है कि आपको शायद 2008 के हाउसिंग क्राइसिस, यूएस हाउसिंग क्राइसिस के बारे में पता होगा। उस टाइम में जब हाउसिंग क्राइसिस आ गया, उसके बाद उससे डील करने के लिए यूएस फेडरल ने लिक्विडिटी फ्लो करी, आपने पैसा फ्लो कर दिया, लोगों के पास पैसा चला गया, चीज़ है नहीं मार्केट में लेकिन आपने पैसा दे दिया। लिक्विडिटी फ्लो करवा के आप इकोनॉमी को रन करवाना चाहते हैं कि इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी का पहिया घूमना बंद ना हो जाए, इसलिए आपने कैश फ्लो करवा दिया, ठीक है। तो अब वो जो कैश है वो इकोनॉमी से डीलिंक हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्या होता है कि जो पैसा निकलेगा वो कहीं ना कहीं तो लगेगा, और वो सीधा लगता है बड़े कॉर्पोरेट का जो पैसा मिलता है वो शेयर मार्केट में लगता है। और शेयर मार्केट में जो फिर वो पैसा लगेगा वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं दिखाएगा, फिर आपकी इकोनॉमिक हेल्थ को नहीं दिखाएगा ये, सॉरी। तो इकोनॉमिक हेल्थ को जब ये आपका शेयर मार्केट नहीं दिखाएगा तो फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तभी आप देखेंगे कि जो पेंडेमिक चल रहा है इसके बीच में कभी शेयर मार्केट बढ़ जा रहा है और अचानक से गिर भी जा रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जो लोगों के पास में पैसा था, एक्सीड में पैसा था, उसको निकालने का, अचानक से गिरा के बढ़ा के। तो इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमको। हमको ये देखना है कि जब शेयर मार्केट राइज़ किया तो अचानक से गोल्ड का प्राइस फॉल किया फिर से। तो हमको ये एक रिलेशन समझ जाना है कि जब जब मार्केट स्टेबल होगा गोल्ड का प्राइस गिरेगा, जब जब मार्केट इनस्टेबल होगा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। ये बेसिक सा ट्रेंड है, बेसिक सा ट्रेंड जो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इज़ देयर ए ट्रेंड इन राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। तो उसके आगे ये बता रहे हैं
while gold by itself does not produce an economic value, it is an efficient tool to hedge against inflation and economic uncertainties. गोल्ड का आप सबको पता है कि कुछ भी ऐसा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कि 1 रुपया 2 रुपया देके आप सीधा डायरेक्ट खरीद सकते हैं इसको कुछ, तो इस टाइप का कुछ है नहीं। लेकिन ये एक दूसरा टूल है हैज़, यानी हैज़ अगेंस्ट, यानी किसी चीज़ से डील करने का, यानी भिड़ने का, ये कह सकते हैं। तो जो महंगाई है या फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है, जो मार्केट की इंस्टेबिलिटीज़ हैं, उनसे भिड़ने का एक अच्छा तरीका है गोल्ड। तो इसलिए इसके अंदर जो प्राइस राइज है वो हो रहा है। उसके आगे ये क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑल्सो मोर लिक्विड दैन रियल एस्टेट एंड मैनी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विच कम्स विद लॉक इन पीरियड्स। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात गोल्ड की ये होती है कि जो ये ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी लिक्विड यानी आप कभी भी मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप कल गोल्ड बेच देंगे और आज खरीद लेंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रियल एस्टेट होता है उसके अंदर आप इजीली चीज़ों को बेच नहीं पाते, प्रॉपर्टीज़ को बेचना इतना आसान काम नहीं होता है। उसके अंदर काफ़ी पेपर वर्क का ट्रांसफ़र होता है और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ होती है। तो लिक्विडिटी जो होती है गोल्ड की, वो इसको एक इजी या फिर एक अच्छा टूल बना देती है ऐसी कंडीशन के अंदर। और वहीं पे जो कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है कि ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आप उधारी देते हैं किसी भी कंपनी को, और उसके बदले में आपको एक कंपनी पेपर दे देती है कि आपको इस रेट पे पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट हम ये पे करेंगे। उसमें ना आपको कुछ वोटिंग राइट मिलते हैं, शेयर से ये बिल्कुल अलग है। शेयर में आपको सीधा पार्टनरशिप मिलती है, यानी हिस्सेदारी मिलती है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। सिर्फ कंपनी आपका पैसा उधार लेती है और आपको आपका पैसा भी रिटर्न करेगी बाद में, और उससे एक फ़िक्स टाइम तक फ़िक्स रेट पे आपको जो है आपका इंटरेस्ट देगी। ये आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होंगे। लेकिन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि इनका एक लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम। जैसे कई बार कंपनीज 1 साल का रखती है, कई बार 2 साल का रखती है, तो मिनिमम इनका लॉक इन पीरियड होता है। उससे पहले आप पैसा नहीं मांग सकते या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वापस बेच नहीं सकते, ये होता है उसके अंदर। तो लिक्विडिटी जो है गोल्ड का, वो इसकी एक क्वालिटी है जो उसको इनस्टेबल मार्केट में सपोर्ट करती है। आफ्टर मैनी मेजर इकोनॉमिक After many major economic crash and recession, gold price continue their upward run। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि गोल्ड प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि मार्केट क्रैश कर रहा है, इकोनॉमिक क्रैश कर रही है इसलिए। तो एनालिस्ट फील गोल्ड कुड नाउ ओवरटेक द प्रीवियस पीक ऑफ अराउंड 1900 पर आउंस। जो प्रीवियस पीक था वो आपको देखने को मिलेगा ये ग्राफ में थोड़ा सा। प्रीवियस पीक आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 2011 के आसपास, और वो था $1900 पर आउंस। तो वो पीक था प्रीवियस, और इसको भी एक्सीड कर जाएगा, ये ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का इस बार। ठीक है। द एम्पिरिकल फाइंडिंग सजेस्ट दैट गोल्ड प्राइस फॉल विद अ राइज इन इक्विटी प्राइसेस। जो प्रैक्टिकल हमारा जो एक्सपीरियंस है, एम्पिरिकल फाइंडिंग यानी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो हमको सजेस्ट करता है कि गोल्ड की प्राइस तब गिरेगी जब इक्विटी प्राइसेस हैं, इक्विटी प्राइसेस यानी शेयर मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना चालू करेगी, तो गोल्ड की प्राइसेस तब गिरना चालू करेगी। गोल्ड प्राइस ऑल्सो मूव इन टैंडम विद हाइडन इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी indicating the safe haven feature of asset. The RBI said in its latest monetary policy report, आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में कहा है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो डायरेक्टली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है उनकी अनसर्टेनिटीज से लिंक होती है। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज में सर्टेनिटी होगी, लोगों को पता होगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे कोई कंपनी ग्रो करेगी, या फिर कौन सा प्लान है जो बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो सर्टेन मार्केट में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। एक अनसर्टेन मार्केट में कितना भी अच्छा आपका बिजनेस मॉडल हो, फेल होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे जो मार्केट में पैसा है वो लोग निकालना चाहेंगे और गोल्ड की तरफ उस पैसे को लगाना चाहेंगे। तो जो सेफ हेवन जो फीचर सेट्स हैं वो एक गोल्ड का फीचर है। गोल्ड का एक ये फीचर है कि ये सेफ होता है काफ़ी कंपेरेटिवली अनसर्टेन मार्केट के अंदर। After collapse of Lehman Brothers in September 2008 in US, which led to a worldwide economic crisis, gold prices jumped from 700 ounce to October 2008 to peak at around 1900 an ounce in September 2011। तो यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब यूएस का हाउसिंग क्राइसिस शुरू हुआ था 2008 के अंदर, तब लोगों ने मार्केट से पैसा निकालना चालू किया और गोल्ड खरीदना चालू किया। तो इस वजह से जो गोल्ड का प्राइस था वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, 700 से बढ़ के सीधा $1900 तक पहुंच गया पर आउंस। तो ये बहुत ज़्यादा था। और सितंबर
2011 के बाद में इन्होंने नेक्स्ट 4 ईयर्स तक ये बता रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स गोल्ड वॉज ऑन स्टडी डिक्लाइन एंड क्रैश टू नियरली 1000 इन दिसंबर 2015। अगले 4 साल तक ये गिरता रहा। अब यहाँ पे एक पैटर्न समझो कि 2008 के अंदर हाउसिंग क्राइसिस आया। 2008 के अंदर हाउसिंग क्राइसिस आया तो लोगों ने पैसा निकालना चालू किया, वहाँ से पैसा निकलना गया। अब अचानक से जब पैसा निकल जाएगा तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और उस टाइम पे पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो जब वहाँ से सारा पैसा निकल गया तो उस मार्केट को वापस स्टेबल होने में 4 साल का टाइम लगा। 4 साल के बाद में जब मार्केट स्टेबल हो गया तो उसके बाद गोल्ड की प्राइस वापस से कम होना शुरू हुई, और 2015 के दिसंबर एंड में, एंड ऑफ 2015, वो वहाँ से 1000 के आसपास आके रुक गई। तो उसके बाद में वापस से आप देखेंगे कि जो गोल्ड का प्राइस है वो 1000 से 1300 $1,500 के बीच में वेरी कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो क्योंकि वहाँ पे अब मार्केट स्टेबल हो गया है तो लोग मार्केट की तरफ पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, और गोल्ड के अंदर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। तो फिर उसका जो प्राइस है वो एक स्टेबल रहेगा, ज़्यादा गिरेगा बढ़ेगा नहीं, वो एक स्टेबल मार्केट। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो लोग वहाँ पैसा नहीं लगाएंगे। लोग उस तरफ भागेंगे जहाँ पे उनको इंस्टेंट बेनिफिट्स मिले या फिर हायर बेनिफिट्स जो रिटर्न्स मिले, वहाँ पे पैसा लगाएंगे। वो है इक्विटी मार्केट, इक्विटी शेयर मार्केट वगैरह वहाँ पे। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इन्होंने वो बताया कि कैन गोल्ड प्राइस क्रैश। Given the economic uncertainty, gold is expected to touch an all-time high, which will be over 1900 an ounce. तो इकोनॉमिक सर्टेनिटी जो अभी अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो प्रीवियस हाई था जो $1900 का, उसको क्रॉस करके ये उससे भी आगे जाने वाला है इस बार। आगे आगे ये बोल रहे हैं कि इन इंडिया द प्राइस विल ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय एनी फर्दर वीकनेस इन द रुपीज़। अब जैसे जैसे रुपया गिरेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि गोल्ड ज़्यादा महंगा होगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी पहले आप, अगर मैंने बताया आपको कि पहले अगर आप 70 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे थे इंटरनेशनली, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो जो आपके यहाँ पे नहीं है, या फिर आप मान लीजिए कि पहले अगर आप सोना 40,000 रुपये में ख़रीद रहे थे, तो 40,000 की जगह पे आपको रुपए की वैल्यू गिर जाने की वजह से इस बार आपको 43,000 रुपये 44,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सिंपली आपका प्राइस राइज तो होने ही वाला है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। एनी सडन सेल ऑफ गोल्ड होल्डिंग बाय सेंट्रल बैंक टू टाइड ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एनी क्राइसिस इन अदर रिस्क असेट्स प्रॉम्प्टिंग इन्वेस्टर कंपनसेट देयर लॉसेस थ्रू सेल ऑफ गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर की इवेंट दैट कुड स्टॉल द गोल्ड राइज। अब यहाँ पे अचानक से अगर जो RBI है, सेंट्रल बैंक्स होती हैं इनके, सभी सेंट्रल बैंक्स के पास में अपना गोल्ड रिजर्व होता है, अगर RBI अपना सोना बेचना चालू कर दे, RBI अगर अपना सोना बेचना चालू कर दे, तो आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए या स्टॉल हो जाए। लेकिन RBI अपना सोना बेचे, ये बिल्कुल भी मैं कहूँगा कुछ ऐसा इंटेलिजेंट मूव होगा नहीं, और RBI ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। हम जो इंपोर्ट करेंगे सोना वही हम यहाँ पे बेचेंगे हमारी कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस तो बढ़ने हैं ही है। अब आगे ये बोल रहा है फॉर दिस ईयर एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, उन्होंने एडवांस इकोनॉमीज़ के अंदर है उसको जो ग्रोथ बताई है वो नेगेटिव बताई है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि जितना प्रीवियस ईयर का आपका GDP था उससे आप श्रिंक हो जाएंगे, और उनका जो श्रिंकेज बताया है वो IMF ने प्रेडिक्ट किया अभी -6.1। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रेडिक्शंस और आएंगे और अभी हमको कुछ भी पता नहीं है कि कितना लंबा ये पेंडेमिक चलने वाला है। तो ऐसे डेटाज जो हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। जो सर्टेन डेटाज है जो फिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, ठीक है। वाइल इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी विथ नॉर्मल ग्रोथ लेवल वेल अबव एडवांस इकोनॉमीज आर ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू हैव नेगेटिव ग्रोथ रेट। जो नॉर्मल हम हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो अभी ठीक ठाक ग्रोथ कर रहे थे पहले अच्छी, क्योंकि ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी ग्रोथ रेट वैसे भी बहुत कम होती है, 2-3% होती है उनकी। और इंडिया या फिर बांग्लादेश या फिर चाइना वगैरह हैं, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो आपको हमेशा 5 से ऊपर ही मिलेगी, 6, 7, 8 के आसपास। कई कई कंट्रीज़ की 9 भी होती है। इवन इंडिया की बीच में 10% भी टच कर गई थी, तो एक क्वार्टर के अंदर काफ़ी बड़ी बात है ये। तो उसके बाद में अब इनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी श्रिंक होने की काफ़ी चांसेस बताए हैं यहाँ पे, और उनका जो श्रिंकेज बताया है वो -1% बताया है किन्हीं किन्हीं का, और कुछ का जो श्रिंकेज है वो बताया -2.2%, एक्सेप्ट चाइना। चाइना के अलावा बाकी सब की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक करने वाली है,
ऐसा IMF का कहना है। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू लॉन्गर। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे लंबा होगा ये तो हम भी समझ सकते हैं। एज एंड व्हेन द इकोनॉमिक रिकवरी पिक्स अप पेस विच इज़ नाउ एक्सपेक्टेड ओनली इन लेट 2021, investor will start allocating more funds to risk assets like stocks, real estate, bonds and pull out money from safe havens such as gold। तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम जो लेट 2021 है, यानी दिसंबर अगले साल का, तभी तक इन्वेस्टर्स वापस रिस्क असेट की तरफ जाएंगे। रिस्क असेट्स जो हैं वो है इक्विटी शेयर है हमारा, और जो क्या कहते हैं अपना रियल एस्टेट मार्केट है। तो इन सब की तरफ ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में कुछ भी इनके पास इन्वेस्टमेंट आने नहीं वाली है। जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो लॉन्ग टर्म में आएगी, लगभग आज से आप मान के चलिए कि साल भर के बाद में। तो क्वाइट चांसेस हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ेगा। अभी आप देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब तक उनके पास में वहाँ से वापस इन्वेस्टमेंट आना चालू नहीं होगी तब तक तो प्राइस गोल्ड का बढ़ना तय है, क्योंकि तब तक लोग सेफ हेवन की तरफ भागेंगे। और यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेंड भी हमको यही बता रहा है कि जब जब मार्केट इंस्टेबल हुआ है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ना चालू हुआ है, और जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ है उसके बाद में गोल्ड के प्राइस कम होने चालू होते हैं। ये हम प्रीवियस ट्रेंड को देख के समझ सकते हैं। तो गाइस ये थे 2 एनालिसिस। आप आई होप कि कुछ इम्प्रूवमेंट आप ज़रूर सजेस्ट करेंगे। हाँ, मेरा बेसिक पर्पस यही है कि वो मैं एक्सप्लेन पेज है उसको काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस के, और मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है पूरे न्यूज़पेपर का। तो अगर आप हो सके तो इसको ज़रूर फॉलो करें, और ये कई टॉपिक्स के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन लाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपको ज़रूर समझ में आएगा, इतना बेसिक लैंग्वेज में समझाएंगे। और उसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कहीं और से, तो अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।